नमस्कार दोस्तों आज के संपत्ति अंतरण अधिनियम विषय का हमारा टॉपिक है विक्रय सेल। क्या होता है विक्रय सेल, क्या होता है, आज हम इसको जानेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि विक्रय के आवश्यक तत्व क्या है। आइए पहले तो ये जान लेते हैं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में विक्रय कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 से 57 तक में विक्रय के बारे में, सेल के बारे में बताया गया है। अब जानते हैं विक्रय की परिभाषा क्या है, डिफिनेशन ऑफ सेल क्या है, किसे कहते हैं विक्रय। तो देखिए, पहली चीज़ तो जो हम आप जानते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में विक्रय का क्या मतलब है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण विक्रय कहलाता है। इसी से मिलता जुलता परिभाषा हमारे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का भी है, लेकिन कुछ कानूनी लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज है। क्या है ये देखते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54, ये परीक्षाओं में पूछता रहता है कि विक्रय ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कहाँ परिभाषित किया गया है। तो धारा 54 परिभाषित किया गया है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 विक्रय को निम्नवत परिभाषित करती है। कैसे परिभाषित करती है, आइए इसको देख लेते हैं। तो विक्रय को परिभाषित करते हुए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 में कहा गया है कि विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है। कैसी कीमत? जो दी जा चुकी हो, जिसके देने का वचन दिया गया हो, जिसका कोई भाग दे दिया गया हो, जिसके किसी भाग के देने का वचन दिया गया हो। क्या मतलब है? विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी हो, जिसके देने का वचन दिया गया हो, जिसका कोई भाग दिया गया हो, या जिसके किसी भाग को देने का वचन दिया गया हो। कहने का मतलब ये है, कीमत देकर के जब स्वामित्व व्यक्ति ले लेता है, इसी को विक्रय कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो कीमत पूरी दे दी जाए, उसको देने का वचन भी हो सकता है, लेकिन कीमत तय होनी चाहिए और कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण होना चाहिए। तो यही है संपत्ति अंतरण अधिनियम में विक्रय की परिभाषा। लेकिन इससे आपको विक्रय पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा जब तक कि इसके आवश्यक तत्वों को आप नहीं देखेंगे, समझेंगे। तो आइए विक्रय के आवश्यक तत्व, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेल के बारे में जानते हैं। देखिए, यदि जो ऊपर आपने परिभाषा देखा उसका विश्लेषण करेंगे तो विक्रय के निम्नलिखित आवश्यक तत्व स्पष्ट होते हैं। क्या? सक्षम पक्षकार होना चाहिए विक्रय में, सेल में सक्षम पक्षकार होना चाहिए, अचल संपत्ति होनी चाहिए, कीमत होना चाहिए और ट्रांसफ़र होना चाहिए, अंतरण होना चाहिए। सक्षम पक्षकार अचल संपत्ति को कीमत देकर के जब ट्रांसफ़र करा लेते हैं तो इसी को एक तरीके से विक्रय कहते हैं, सेल कहते हैं। अगर इसका आप इसका पॉइंट है, जो इसेंशियल एलिमेंट है, वो अगर याद करना चाहते हैं तो आप इसको P3 से याद कर सकते हैं। पार्टी, प्रॉपर्टी, प्राइस एंड ट्रांसफ़र। P3 यानी पार्टी, प्रॉपर्टी, प्राइस और ट्रांसफ़र। ये अगर आपको याद है तो परीक्षा में आपको थोड़ा सा सहूलियत रहेगा। अब आते हैं, सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है वो है सक्षम पक्षकार। क्या है? विक्रय के लिए कौन सक्षम है, आइए देखते हैं। तो विक्रय के लिए पहला आवश्यक तत्व यह है कि विक्रय के लिए पक्षकार जो हैं वो सक्षम होने चाहिए। विक्रय के लिए दो सक्षम पक्षकारों का होना आवश्यक है, एक विक्रेता और एक क्रेता। विक्रेता कौन है? विक्रेता वह व्यक्ति है जो संपत्ति बेचता है, जबकि क्रेता वह व्यक्ति है जो संपत्ति कीमत देकर खरीदता है। तो जो संपत्ति को बेचता है कीमत लेकर वह विक्रेता हो गया, जो संपत्ति खरीदता है कीमत देकर वह क्रेता हो गया। ध्यान देना है, कोई व्यक्ति विक्रेता और क्रेता दोनों नहीं हो सकता। बाएं हाथ से लेकर दाएं हाथ संपत्ति दे दे और कहे मैंने सेल कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। दो पक्षकार होना चाहिए, विक्रेता होना चाहिए और क्रेता होना चाहिए।
एक ही व्यक्ति विक्रेता और क्रेता नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना चाहिए। अब विक्रेता की सक्षमता क्या है, विक्रेता कौन हो सकता है, तो आइए इसको देखते हैं। विक्रेता कौन हो सकता है, तो ध्यान देना है कि विक्रय के लिए विक्रेता का सक्षम होना भी आवश्यक है। एक विक्रेता स्वामित्व विक्रय करने के लिए सक्षम तब माना जाता है जबकि उसके अंदर ये योग्यता हो, क्या हो, वह संविदा करने के लिए सक्षम हो, वह अंतरण की जाने वाली संपत्ति का स्वामी हो, जरूरी नहीं है स्वामी हो, स्वामी द्वारा प्राधिकृत भी हो सकता है, उसके द्वारा प्राधिकृत हो, और संपत्ति अंतरणी हो। विक्रेता सक्षम हो, स्वामी हो या स्वामी द्वारा प्राधिकृत हो, और जिस संपत्ति को विक्रय करने जा रहा है वह अंतरणी हो, ट्रांसफरेबल हो। अब क्रेता की क्या सक्षमता है, आइए क्रेता की सक्षमता देख लेते हैं। जिस प्रकार विक्रय के लिए विक्रेता सक्षम होना चाहिए उसी प्रकार क्रेता का भी सक्षम होना आवश्यक है। एक क्रेता की निम्नलिखित योग्यताएं होती है, क्या, एक क्रेता के अंदर क्या योग्यताएं होती हैं, पहला कि क्रेता संपत्ति खरीदने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम हो। ऐसा व्यक्ति जो वित्तीय रूप से संपत्ति खरीद ही नहीं सकता वो कैसे क्रेता हो सकता है, तो क्रेता की पहली सक्षमता यह है कि वह विक्रय के लिए वित्तीय रूप से सक्षम हो और संपत्ति खरीदने की जो है वह संपत्ति खरीदने के लिए सक्षम हो और उसके अंदर संपत्ति खरीदने की इच्छा हो। संपत्ति खरीदने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम भी होना चाहिए और साथ में उसको संपत्ति क्रय करने की इच्छा भी होनी चाहिए। ये क्रेता की जो है विशेषता जो है सक्षमता है। अब आते हैं, पहला था आपने देखा कि विक्रय के लिए पहला आवश्यकता तो था कि क्रेता और विक्रेता दो सक्षम पक्षकार होने चाहिए, दोनों का सक्षम होना अनिवार्य है। दूसरा आवश्यकता तो है अचल संपत्ति होनी चाहिए। अब इसको ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है कि हालांकि चल संपत्ति सभी प्रकार की जो है, फिर से देखते हैं, हालांकि चल अचल सभी प्रकार की संपत्तियों का विक्रय हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, चल का भी हो सकता है, अचल का भी हो सकता है, लेकिन संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 किससे संबंधित है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 सिर्फ और सिर्फ अचल संपत्ति के विक्रय से संबंधित है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि चल संपत्ति का भी विक्रय हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 केवल अचल संपत्ति से संबंधित है और चल संपत्ति का जो विक्रय है वह माल विक्रय अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत किया जाता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 के नहीं, वह माल विक्रय अधिनियम की विषय वस्तु है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, मैंने कुछ गलत शब्द बोल दिया दोस्तों, 54 नहीं, ये जो संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 54 है वह केवल अचल संपत्ति से संबंधित है। चल संपत्ति का मामला माल विक्रय अधिनियम की विषय वस्तु है। अतः स्पष्ट है कि धारा 54 के अंतर्गत विक्रय के लिए अचल संपत्ति का होना आवश्यक है। यहाँ अचल संपत्ति का तात्पर्य क्या है, अचल संपत्ति का मतलब वही भूमि से होने वाले फायदे भूबद्ध वस्तुओं से है जिसमें खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घासें नहीं आती। जब ये हम परिभाषा खंड टीपीए का आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर अचल संपत्ति जब बताएंगे तब आपको समझ में आएगा अचल संपत्ति क्या है। यहाँ सिर्फ ये जान लीजिए कि जो विक्रय का विषय है संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रयोजन के लिए वो केवल अचल संपत्ति है। चल संपत्ति का विक्रय माल विक्रय विधि के अंतर्गत होता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत नहीं होता। अब आते हैं अगला तत्व देखते हैं। अगला तत्व है कि आपने देखा जो 4 आवश्यक तत्व थे PQT, उसमें आपने देखा पार्टी, फिर आपने देखा प्रॉपर्टी, अब प्राइस, यानी 2 सक्षम पक्षकार होना चाहिए, अचल संपत्ति होनी चाहिए और कीमत होना चाहिए या प्रतिफल होना चाहिए। समझ में आया क्यों? देखिए, चूंकि विक्रय का आधार संविदा है अतः विक्रय के लिए भी कीमत रूपी प्रतिफल का होना आवश्यक है, बशर्ते ऐसी कीमत प्रचलित मुद्रा में देय हो, कीमत तय हो। कीमत क्या होना चाहिए, विक्रय के लिए आवश्यक तत्वों में कीमत महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन वह प्रचलित मुद्रा में हो और कीमत तय हो। कीमत ही वह तत्व है जो विक्रय को किससे अलग करता है, विनिमय दान आदि से अलग करता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है, क्या है ध्यान देने वाली बात? ध्यान देने वाली बात यह है कि
धारा 54 के अंतर्गत कीमत तुरंत दिया गया हो सकता है या बाद में चुकाने का वादा के रूप में हो सकता है। लेकिन चाहे कीमत विक्रय के समय तुरंत दे दें चाहे बाद में दें, लेकिन कीमत का तय होना अनिवार्य है। कीमत विक्रय डीड में, सेल डीड में, विक्रय विलेख में कीमत का तय होना अनिवार्य है। वो उसी समय दिया जा सकता है, बाद में दिया जा सकता है, वो बात का विषय है, लेकिन कीमत का तय होना संपत्ति अंतरण अधिनियम में विक्रय के लिए अनिवार्य है। इसलिए कहा जाता है क्या, मूल्य निर्धारण ही विक्रय का आवश्यक तत्व है, मूल्य का भुगतान नहीं। अब आते हैं अगला टॉपिक देखते हैं, अंतरण। तो आपने देखा PQT पार्टी होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए और संपत्ति का अंतरण होना चाहिए। उपरोक्त सभी आवश्यक तत्वों के साथ संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण भी होना आवश्यक है। यहाँ अंतरण का वही अर्थ है जो संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 5 में दिया गया है। इस पर केस ला है, थोड़ा सा 2 ठो आपको देखना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? गुलाम अब्बास वर्सेस रजिया बेगम, मुन्ना खान वर्सेस असरानुन्निसा के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यदि मेहर की धनराशि धन के रूप में सुनिश्चित हो तो ऐसी मुसलमान द्वारा मेहर या मेहर के बदले में किया गया अचल संपत्ति का अंतरण विक्रय है। यानी विक्रय कीमत होना चाहिए, कीमत मेहर के रूप में भी हो सकती है, कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से आपने आज विक्रय और विक्रय के आवश्यक तत्वों को देखा। अब हम आगे चल करके ये भी देख लेते हैं कि विक्रय का ढंग क्या होता है। देखिए, जहाँ तक विक्रय के ढंग का सवाल है, विक्रय का तरीका धारा 9 और धारा 54 को संयुक्त रूप से पढ़ेंगे तो विक्रय का ढंग या विक्रय का तरीका आपको पता चलेगा। पहले धारा 9 देख लेते हैं। धारा 9 में क्या कहा गया है? किसी भी संपत्ति का मौखिक अंतरण किया जा सकता है जब तक कि उसका अंतरण विलेख द्वारा आवश्यक न बना दिया गया हो। यानी अंतरण 2 ही तरीके से हो सकता है, या तो मौखिक द्वारा या तो लिखित द्वारा। सभी संपत्तियों का अंतरण मौखिक हो सकता है, लेकिन जहाँ कानून ने कह दिया है कि नहीं वहाँ लिखित होना चाहिए तो वहाँ मौखिक कार्य नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि साक्ष्य विधि का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्या, कि मौखिक साक्ष्य को लिखित साक्ष्य द्वारा अपवर्जित किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। अगला है, ध्यान देना है कि धारा 54 100 रुपये से ऊपर के संपत्ति के लिए जो है विलेख आवश्यक करता है। तो धारा 54 कहता है 100 रुपये से अधिक कीमत की स्थावर संपत्ति का विक्रय सिर्फ रजिस्ट्रेशन द्वारा हो सकता है। 100 रुपये से कम का मामला है, 100 रुपये से कम की कीमत का विक्रय है तो रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं या परिधान द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर 100 रुपये से कम का मामला है तो उसका मौखिक अंतरण आप कर सकते हैं, आप उसका लिखित अंतरण कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। लेकिन अगर 100 रुपये से अधिक का मामला है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन उसका जो है रजिस्ट्रेशन ही के द्वारा ही उसका विक्रय कराया जा सकता है। लेकिन नोट आपको ये ध्यान में रखना है, यूपी में रजिस्ट्री हर हालत में अगर विक्रय हो रहा है, अचल संपत्ति का विक्रय हो रहा है, तो चाहे 100 रुपये से कम का मामला हो, 100 रुपये से अधिक का मामला हो, रजिस्ट्री अनिवार्य है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज संभवतः आपको विक्रय और विक्रय के आवश्यक तत्व और विक्रय का तरीका आपको समझ में आया होगा। अब आगे इसके देखेंगे कि विक्रेता के और क्रेता के क्या अधिकार और दायित्व हैं।